हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे फोर्स एंड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर आपने देखा होगा, मेरा पिछला लेक्चर इस चैप्टर का देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि हमको फोर्स का एक नया फॉर्मूला मिला जो है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक मिला डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और इसी की वजह से ये भी मिल गया। ये दो फॉर्मूले हमको फोर्स के मिले थे, और ये किसकी वजह से मिले? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ था। आपने देखा नहीं होगा तो वीडियो देख लीजिए, लेक्चर नंबर 5 का, इस चैप्टर का। देखो, अभी इस लेक्चर में हम फोर्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, और अगले लेक्चर में या शायद इसी लेक्चर में हम न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे। चलो फिर इसी के साथ लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करें। देखो, इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स। हाँ भाई, फोर्स के बारे में फिर से बात करें। देखो, पिछले लेक्चर अकॉर्डिंग टू पिछले वाला लेक्चर से हमें यह पता चला कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग हमको ये पता चला कि फोर्स क्या है? प्रोडक्ट है मास एंड एक्सेलरेशन का। ये हमको पिछले लेक्चर से पता चला। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता ही है, एक वेक्टर क्वांटिटी इसका यूनिट है, ये तो आपको पता है। सिर्फ फिर से रिवर्स कर लो। देखो, इसका यूनिट है, इसका यूनिट है इसका न्यूटन, जिसको डिवाइड करते हैं एन से, और उसका सीजीएस यूनिट है डायन, जिसको आप डायन ही लिखते। समझ गए? फोर्स क्या है? प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का, मतलब F इक्वल टू एम ए, मास M इक्वल टू एम ए। वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डायन है। समझ गए? और इसको डिनोट करते हैं, तो भी लिख देते हैं डिनोट बाय बड़ा वाला F। हो गया हमारा फोर्स की कहानी। फोर्स असल में प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको डिनोट करते हैं F से। इसका यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है। समझिए, ये हमारा फोर्स। सीजीएस मतलब छोटा यूनिट, ऐसा मतलब बड़ा यूनिट। समझ गए? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। अभी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स आपने नया नाम सुना होगा, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ये देखो, ये बहुत ही सिंपल सा है। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स असल में क्या है पता है? हाउ मेनी डैमेज causes by a body with force। देखो, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स हमें क्या कहते हैं कि कितना डैमेज हुआ है किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर फोर्स की वजह से, कितना डैमेज हुआ। मतलब समझो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया भाई, इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, उसको इस फोर्स की वजह से इसको कुछ डैमेज हुआ। अभी इसको ही बोलेंगे, ये सारा है ना, इसको ही बोलेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पैक्ट ऑफ अ फोर्स मतलब फोर्स की वजह से कितना डैमेज हुआ है, उसको ही बोलते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, सीजन के बॉल से खेलते हो, तो आपको पता होगा जब सीजन का बहुत ज्यादा स्पीड से आता है, और वो जब स्पीड से आता है तब मोमेंटम दिखाता है, वो मोमेंटम दिखाता है तो फोर्स लगाता है, और तब आपको डैमेज होता है। वो है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। समझे? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, किसी ने आपको जोर से धक्का दिया, जैसे आपके फ्रेंड ने पीछे से जोर से धक्का दिया, मतलब फोर्स लगाया, तो आप गिर गए नीचे और आपको चोट बीट लग गई, वो होगा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स की वजह से डैमेज होना, फोर्स की
वजह से डैमेज होना, ये होता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। अब तुम खुद की लैंग्वेज में ये तो लिख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स की वजह से डैमेज होना। हाउ मेनी डैमेज कॉजेज बाय बॉडी विद फोर्स, कितना डैमेज हुआ बॉडी पर फोर्स की वजह से, वो होता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ अ फोर्स। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स की वजह से कितना डैमेज हुआ, वो है इम्पैक्ट। ज्यादा डैमेज हुआ तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा फोर्स का, कम डैमेज हुआ तो कम इम्पैक्ट होगा फोर्स का। मतलब हम बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैमेज। भाई जितना ज्यादा डैमेज उतना ज्यादा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, उतना कम उतना ही ज्यादा कम डैमेज। समझिए, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकल के अपने अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इम्पल्स। इम्पल्स देखो, हाँ देखो, आपने आपने इम्पल्स से नाम पहली बार सुना होगा शायद, मुझे लगता है। आई थिंक आपने इम्पल्स नाम पहली बार सुना होगा। अभी इम्पल्स होता क्या है, देखो इम्पल्स असल में कितनी देर तक आपके ऊपर फोर्स लग रहा है। मतलब देखो, कोई ऑब्जेक्ट समझो, ऑब्जेक्ट, अभी इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर कुछ तो फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स लग रहा है इस पर, 1 सेकेंड बीत गया, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते 600 सेकेंड बीत गए, मतलब 10 मिनट। तो इंपल्स होगा फोर्स इंटू टाइम। मतलब समझो है कोई फोर्स है एफ, इस पर लग रहा है 10 मिनट के लिए, इसलिए इंपल्स को हम बोलेंगे एफ इंटू 10, मतलब 10 एफ। मतलब देखो ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं, इंपल्स सिंपल सी बात है। कहता इंपल्स मतलब जो भी फोर्स, जितना भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर लगा है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी फोर्स, जितना भी फोर्स, जी सॉरी देखो, जितना भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर लग रहा है, या बॉडी पर लग रहा है, वो कितने समय तक लग रहा है, उसको कहते हैं इम्पल्स। देखो भाई, जो भी फोर्स, जितना भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर लग रहा है, वो कितने समय तक लग रहा है। मतलब फोर्स तो लग रहा है, कुछ तो फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट, कुछ तो फोर्स लग रहा है भाई। समझो कुछ एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट एम पर लग रहा है, और वो जितने समय तक, समझो टी समय तक वो लगा, मतलब इसको ही कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इसको ही कहते हैं हम, सॉरी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स नहीं, इम्पल्स, इसको ही कहते हैं हम इम्पल्स। जितना फोर्स किसी, मतलब समझो कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, वो जितने समय तक लग रहा है, उसको कहते हैं हम इम्पल्स। अभी ये हम कैसे डिफाइन करें, देखो इसका एक फॉर्मूला है, देखो इसका एक फॉर्मूला है जो है, देखो पहले तो हम देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखो डिनोट बाय आई, सिंपल आई से आप डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आई इक्वल टू एफ इंटू टी, मतलब फोर्स इंटू टाइम। क्या है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। समझो कोई फोर्स एफ है, जो टी टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, मतलब इम्पल्स होगा एफ इंटू टी। समझो वही फोर्स 5 न्यूटन का है, और वो 5 सेकेंड के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, मतलब होगा इम्पल्स 5 इंटू 5, इम्पल्स हो गया 25। अभी इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, यूनिट है इसका न्यूटन सेकेंड। भाई फोर्स इंटू टाइम है न्यूटन सेकेंड, तो ये वही हुआ यूनिट। फोर्स से जैसे डाइन सेकेंड लिख सकते हो आप, इसलिए 25 न्यूटन सेकेंड। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि
कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी देर तक लगा, समझ गए? समझ गए? कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी देर तक लगा, इसको बोलते हैं इम्पल्स। ये आपकी सीरीज में तो नहीं लगता है मुझे, पर मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। समझिए, इम्पल्स मतलब जो भी फोर्स, जितना भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है या बॉडी पर लग रहा है, वो कितने समय तक लग रहा है, उसको ही कहते हैं हम इम्पल्स। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल दे, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सब हम पढ़ेंगे फोर्स टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? फोर्स टाइम ग्राफ। इसको आप बोल सकते हो एफ टी ग्राफ। एफ टी ग्राफ बोल सकते हो, एफ टी ग्राफ। चलो फिर टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। एफ टी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। देखो, फोर्स टाइम ग्राफ, ग्राफ किससे होता है, क्या होता है? मैं आपको मोशन चैप्टर में ग्राफ पढ़ाए थे, इसलिए आपको याद होगा। जो टाइम होता है वो किस एक्सिस पर होता है? आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, टाइम एक्स एक्सिस पर होता है। ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। और टाइम टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है। एक्स एक्सिस मतलब इधर टाइम होगा, इधर टाइम। और भाई फोर्स टाइम ग्राफ है, मतलब ग्राफ में फोर्स होगा, टाइम होगा। टाइम अगर एक्स एक्सिस में तो सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस पे फोर्स होगा। ये होता है हमारा फोर्स टाइम ग्राफ। अभी फोर्स टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, क्या देता है हमको, वो देखते हैं। देखो स्लोप का फॉर्मूला देखो, ध्यान दो। तो स्लोप क्या होता है मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, उसको हम स्लोप बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, y अपॉन एक्स होता है। y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स होता है। किसी भी ग्राफ का स्लोप का फॉर्मूला y अपॉन एक्स होता है। और एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला, एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई या वाई एक्स कुछ भी ले सकते हो आप। दो से मल्टीप्लाई करो 3 से, या 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आंसर सही किया। समझ गए? ये हमारा फोर्स टाइम ग्राफ। देखो अभी स्लोप क्या है इसका, y अपॉन एक्स। y क्या है हमारा? फोर्स। y है हमारा फोर्स और x क्या है? टाइम। देखो किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स, मतलब y एक्सिस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी। अभी फोर्स टाइम ग्राफ में y एक्सिस पर क्या होता है? फोर्स, इसलिए y की जगह फोर्स लिखा और x एक्सिस की जगह टाइम है, इसलिए x को x की जगह टाइम लिखा, इसलिए y अपॉन x इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम। और फोर्स अपॉन टाइम क्या होता है हमारा भाई? फोर्स अपॉन टाइम हमारा क्या होता है पता है? आपको पता नहीं होगा। इसलिए इस ग्राफ का स्लोप हो गया फोर्स अपॉन टाइम। ये क्या हो गया? स्लोप। और अभी देखो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ क्या है? एक्स इंटू वाई, मतलब या वाई इंटू एक्स ले लो, मतलब हमको सीधे सीधे करना है फोर्स इंटू टाइम। अभी फोर्स इंटू टाइम, वो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? अभी बताया था, इम्पल्स होता है, इम्पल्स। और आपको पता नहीं होगा, देखो फोर्स का एक और फॉर्मूला था, या हाँ फॉर्मूला बोल सकते हैं, इक्वेशन डेल्टा पी अपॉन टी। समझो ये टी इधर गया, इस एफ से मल्टीप्लाई होगा, एफ इंटू टी, तो बचा क्या? डेल्टा पी। इसलिए फोर्स इंटू टाइम को आप लिख सकते हो डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। इसलिए इस ग्राफ का जो एरिया अंडर ग्राफ है वो इम्पल्स भी हो सकता है, और डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम भी हो सकता है। समझ गए? और इससे आप एक बात पीछे पता चलती है कि भाई देखो, इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम, और डेल्टा पी का भी फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। कैसे निकाला? देखो डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल टू एफ था, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अभी ये टी इधर गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एफ इंटू टी, और इधर डेल्टा पी बचेगा, इसलिए डेल्टा पी इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इसलिए हम लिख सकते हैं ये दोनों इम्पल्स और डेल्टा पी, ये दोनों एक ही चीज के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू डेल्टा पी। इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, इसका स्लोप हमें फोर्स अपॉन टाइम देता है, और एरिया अंडर ग्राफ हमें इम्पल्स देता है और डेल्टा पी देता है।
इंजन मोमेंटम। समझ के इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, अभी इस लेक्चर का लास्ट एंड चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ में ये कहता है, देखो दोस्तों, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ये यही एक सिंपल से स्टेटमेंट न्यूटन थर्ड लॉ की, जो भी एक्शन फोर्स होगा उसके बराबर रिएक्शन फोर्स होगा। समझे? मतलब देखो इधर इस लॉ में दो ऑब्जेक्ट का खेल है। समझो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। अभी इस ए ऑब्जेक्ट ने बी पर एफ फोर्स लगाया। अभी ये लॉ हमें क्या कहता है कि लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी एक ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, समझो वो फोर्स एफ है, तो वो भी ऑब्जेक्ट, वो जिस पर फोर्स लगाए वो ऑब्जेक्ट भी जिसने फोर्स लगाया है उस पर फोर्स लगेगा और वो भी फोर्स एफ ही होगा। मतलब समझो ए ऑब्जेक्ट था, इसने बी पर फोर्स लगाया एफ का, तो वो भी रिएक्शन देगा। भाई देखो दो फ्रेंड्स होते हैं, समझो आपका और आप और आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपको चाटा मारा तो आप भी चाटा मारोगे, मतलब उसने एक्शन किया तो आप भी रिएक्शन करोगे। वैसे ए ऑब्जेक्ट ने एक्शन किया बी ऑब्जेक्ट पर, मतलब एफ का फोर्स लगा, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा, तो वो भी रिएक्शन करेगा और वो भी फोर्स लगाएगा, बट जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी एक्शन फोर्स के बराबर होगा। यही बात देखो, यही बात हमको की गई है इस लॉ में। जो एक्शन फोर्स होता है वो इक्वल होता है रिएक्शन फोर्स। ये हमारा थर्ड लॉ है। जो भी एक्शन फोर्स होगा भाई वो बराबर होगा रिएक्शन फोर्स से। समझो देखो अभी देखो ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, इस ऑब्जेक्ट ने इस पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो भी ये फिर बाद में ये किस पर फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा वो भी डायरेक्टली 5 न्यूटन का होगा। मतलब ये मार्कर को एम लेते हैं तो इसको हम कुछ भी लेते हैं, समझो आर लेते हैं। अभी एम ने आर पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आर भी एम पर डायरेक्टली 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। यही लॉ हमें कहता है कि एक्शन फोर्स जितना ही होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा। समझ गए ना? समझ गए क्या नहीं? अभी आपको एक एग्जांपल से समझता हूँ। देखो आपने देखा होगा कि समझो कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट बी। अभी ये ऑब्जेक्ट ए ट्रेवल कर रहा है किसी v वेलोसिटी और ये बी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये ए वाला ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था, फिर इसने ट्रेवल करते वक्त इस बी वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया। अब इसने समझो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ए वाले ऑब्जेक्ट ने बी वाले ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बी वाला भी इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो इसने इस पर फोर्स लगाया, अभी ये ऑब्जेक्ट, ये ए वाला ऑब्जेक्ट इससे ट्रैवल कर रहा था v वेलोसिटी से और इस पर बी ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर क्या होगा, इस ए वाली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। और ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, जब आप ट्रैवल करते हो और किसी चीज से टकरा गए तो इसमें क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। आपने इस पर फोर्स लगाया, वो भी इस पर फोर्स लगाया गया, इसलिए आपकी स्पीड कम हो जाती है, पता है? वो ये हमको समझ आया न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। और आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्च करता है, देखो समझो ये रॉकेट है, रॉकेट वो देखो आसमान में जाता कैसे, पता है? इस रॉकेट से नीचे से एक गैस निकलती है, और ये गैस जो सरफेस है उस पर फोर्स लगाती है। ये देखो ये सरफेस, अभी देखो ये रॉकेट समझो,
अभी ये रॉकेट क्या करिए, इस इधर से नीचे से गैस निकलेगी और ये सरफेस पर फोर्स लगाएगी। अभी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है तो वह ऑब्जेक्ट जिसने फोर्स लगाया उस पर ही फोर्स लगाता है और वो दोनों फोर्स इक्वल रहते हैं। एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। इसने एक्शन फोर्स दिया, इसने भी रिएक्शन फोर्स दिया। इसने जब ये फोर्स लगाएगा तब ये भी नीचे वाला फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से वो रॉकेट उड़ता है। मतलब इसने जैसे ही नीचे फोर्स लगाया तो ये सरफेस भी ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से रॉकेट चल बसेगा। अभी और एक बात हमको समझना है, जब हम चलते हैं, देखो ये हमारा पैर है समझो, ये तो पैर तो नहीं लगता, तो देखो ये हमारा पैर है समझो। अभी हम चलते कैसे ये भी समझने में हमारा न्यूटन थर्ड लॉ हमको मदद करता है। देखो ये आपका पैर है, ये सरफेस। अभी जब भी आप चलते हो आप नोटिस करो, आप ना सरफेस को पीछे ढकलते हो, पीछे सरफेस को पीछे ढकलते हो ना। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस सरफेस को पीछे ढकला, मतलब मैं चला तो ये सरफेस पीछे निकल गया, मेरे पीछे निकल गया। आप पीछे ढकलते हो मतलब आप इस सरफेस पर पीछे फोर्स लगाते हो। अभी आपने एक्शन फोर्स लगाया तो सरफेस भी आपको रिएक्शन फोर्स देगा और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और इसकी वजह से आप पहले एक्शन फोर्स देते हो, बाद में रिएक्शन फोर्स आता है और इसकी वजह से आप चल पाते हो। ये हमको समझा है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। समझ गए दोस्तों, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब जो भी एक्शन फोर्स होगा उसके बराबर ही रिएक्शन फोर्स होगा। आपने एक चटा मारा तो आपको भी उतना ही चटा मिलेगा। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसी के साथ इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं और चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के और अगले नया वीडियो लेकर। चलो फिर चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए।